हमारे सामने आज विश्व सभ्यता के इतिहास से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। मिस्र के पिरामिडों से लेकर मध्यकालीन यूरोप के किलों तक। ये एक बहुत लंबा सफर है। और अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये राजाओं, तारीखों और लड़ाइयों की एक लिस्ट बनकर रह जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ये बोरिंग भी लगने लगता है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। हम इन पुरानी सभ्यताओं के, कह सकते हैं कि सोर्स कोड को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। वो कौन से विचार, आविष्कार और टकराव थे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये समझना दिलचस्प होगा कि कानून, लोकतंत्र, धर्म और विज्ञान जैसे विचार जो आज हमें बहुत सामान्य लगते हैं, उनकी शुरुआत कितनी उथल-पुथल भरी रही होगी। यह सिर्फ साम्राज्यों की नहीं, बल्कि इंसानी सोच के विकास की कहानी है। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की पहली महान सभ्यताओं से, मिस्र और मेसोपोटामिया। जी। मिस्र का नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान, विशाल पिरामिड और वो सोने के मुखौटे पहने फराओ की तस्वीरें आती हैं। हाँ। ये सब इतना भव्य और अलग लगता है कि यकीन करना मुश्किल है कि वो भी हमारी तरह इंसान थे। उनका पूरा समाज एक विचार पर टिका था। किस विचार पर? मृत्युत्तर जीवन, यानी मौत के बाद की जिंदगी। पिरामिड असल में सिर्फ कब्रें नहीं थीं। तो फिर क्या थीं? वो अगले जहां के लिए एक तरह के लॉन्च पैड थे। अच्छा। लेकिन इस अध्यात्म के पीछे भी एक बहुत मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। सोचिए, हजारों मजदूरों से इतने सटीक तरीके से सालों तक काम करवाना। हाँ, ये बिना एक कुशल मैनेजमेंट के तो संभव नहीं था। बिल्कुल नहीं। और पड़ोस में ही एक और दुनिया बस रही थी, मेसोपोटामिया की, जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं। हाँ, यहाँ सुमेरियन, बेबीलोनियन जैसी कई सभ्यताएं पनपी। और जब भी मेसोपोटामिया की बात होती है, हम्मुराबी के कानून का जिक्र जरूर आता है। आग के बदले आग। हाँ, वही। और ये सुनने में बहुत क्रूर लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो हम्मुराबी का कानून सिर्फ सजा के बारे में नहीं था। अच्छा। ये दुनिया में पहली बार कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने की कोशिश थी। इसमें एक कानून बहुत दिलचस्प है। कौन सा? कानून कहता है कि अगर किसी बांध बनाने वाले की लापरवाही से बांध टूट जाए और पड़ोसी के खेत में बाढ़ आ जाए, तो उसे उस पूरे अनाज का हर्जाना देना होगा। अरे वाह। और अगर वो नहीं दे सकता तो उसे और उसकी संपत्ति को बेचकर हर्जाना चुकाया जाएगा। ये तो कमाल है। ये तो आज के सिविल लॉ जैसा है ना? ये आंख के बदले आंख से कहीं ज्यादा आधुनिक सोच है। इसका मतलब ये सिर्फ बदला लेना नहीं था, नहीं, बल्कि समाज में एक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना था। बिल्कुल। ये एक जटिल शहरी समाज की निशानी है, जहां व्यापार, खेती और सामाजिक रिश्ते सब नियमों से बंधे थे। और इसी दौर में पूर्व में चीन एक अलग ही तरह की व्यवस्था बना रहा था, जो नौकरशाही और अनुशासन पर आधारित थी। और फारस में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो रहा था जो अपनी कुशल सड़क व्यवस्था और डाक प्रणाली के लिए जाना जाता था। सोचिए, 500 ईसा पूर्व में एक तरह की फेडरल एक्सप्रेस जैसी व्यवस्था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शुरुआती सभ्यताएं अलग अलग समस्याओं के अलग अलग समाधान खोज रही थीं। चाहे वो मिस्र का परलोक हो, मेसोपोटामिया का कानून हो या फारस का प्रशासन। और इन्हीं समाधानों ने आने वाली दुनिया का रास्ता तय किया। और इसी फारसी साम्राज्य के सामने कुछ छोटे छोटे शहर राज्य खड़े थे, जो दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। यूनान के शहर। हाँ, यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। शास्त्रीय यूनान। जी। और इसमें भी दो नाम सबसे पहले आते हैं, एथेंस और स्पार्टा। बिल्कुल। जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो एक सीधी सादी तस्वीर दिखाई जाती है। एथेंस यानी लोकतंत्र, कला और दर्शन, और स्पार्टा यानी कठोर सैन्य अनुशासन और युद्ध। हाँ, ये तुलना सही है पर अधूरी है। अधूरी। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा और खुरचें तो कुछ बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे महिलाओं की स्थिति को ही ले लीजिए। लोकतांत्रिक एथेंस में जहां नागरिक अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें होती थीं, वहां महिलाओं को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। एक मिनट, क्या सच में? हाँ। मुझे हमेशा लगता था कि एथेंस हर तरह की आजादी का गढ़ था। ये आजादी सिर्फ पुरुष नागरिकों के लिए थी। उनका जीवन घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ कठोर और दमनकारी माने जाने वाले स्पार्टा में क्या था? वहां महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था, वे जमीन की मालिक हो सकती थीं और उन्हें शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पार्टा के पुरुष अपना पूरा जीवन सेना में बिताते थे,
तो घर और जागीर संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही थी। ये तो लोकतंत्र बनाम तानाशाही की आसान सी कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक जबरदस्त नगेट ऑफ नॉलेज है। एकदम से। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सभ्यता को सिर्फ एक लेबल लगाकर नहीं देखना चाहिए। एकदम सही। तो फिर यूनान का सबसे बड़ा योगदान क्या था जिसने दुनिया पर सबसे गहरा असर छोड़ा? एक सवाल। और वो सवाल था क्यों? उनसे पहले ज्यादातर समाजों में हर चीज को ईश्वर की इच्छा या परंपरा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। अच्छा। यूनानी दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने पहली बार ये कहना शुरू किया कि हम तर्क और विवेक का इस्तेमाल करके दुनिया को समझ सकते हैं। मतलब सवाल पूछना। हाँ, न्याय क्या है, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, इन सवालों को पूछने की हिम्मत ही उनका सबसे बड़ा योगदान था। यही वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच की शुरुआत थी। तो यूनानियों ने सवाल पूछना सिखाया, लेकिन उनके शहर राज्य आपस में ही लड़के कमजोर हो गए। हाँ, ये हुआ। और पश्चिम में एक नई ताकत उभर रही थी जो इन यूनानी विचारों को लेने तो वाली थी, पर उन्हें एक बिल्कुल अलग पैमाने पर लागू करने वाली थी। और वो ताकत थी रोम। बिल्कुल सही। रोमन लोग यूनानियों की तरह महान दार्शनिक नहीं थे। नहीं, लेकिन वे दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन इंजीनियर थे। और वो सिर्फ सड़कें और पानी की नहरें नहीं बनाते थे, वे साम्राज्य और कानून के भी इंजीनियर थे। उन्होंने यूनानी लोकतंत्र के विचार को लिया और उसे एक गणराज्य यानी रिपब्लिक की शक्ल दी, जो एक छोटे से शहर से बढ़कर पूरे भूमध्य सागर पर राज करने वाला था। और यहीं पर रोमन इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। क्या? 500 साल पुराने गणराज्य का अंत और एक साम्राज्य का उदय। ये कैसे हो गया? ऐसा लगता है जैसे जूलियस सीजर नाम का एक महत्वाकांक्षी आदमी आया और उसने सब कुछ बदल दिया। सीजर एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार था, लेकिन असली वजह सिस्टम में थी। सिस्टम में? रोमन गणराज्य एक छोटे शहर राज्य को चलाने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे रोम फैलता गया, बेहिसाब दौलत कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती गई। अच्छा। किसानों की जमीनें छिन गई और वे बेरोजगार होकर शहरों में आ गए। और सेना जो पहले देश के प्रति वफादार होती थी, अब अपने जनरल के प्रति वफादार हो गई, क्योंकि वही उन्हें तनख्वाह और लूट का हिस्सा देते थे। मतलब समाज में इतनी ज्यादा असमानता और अस्थिरता आ गई थी। हाँ, कि सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। एकदम। और जूलियस सीजर जैसे महत्वाकांक्षी जनरलों ने इसी खोखलेपन का फायदा उठाया। गणराज्य का पतन किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ। तो फिर? ये एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा था जो अपने ही बोझ तले दब गई थी। ये आज भी हर लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह है। तो अगर साम्राज्य भी आखिरकार खत्म हो गया, तो रोम की सबसे स्थायी विरासत क्या थी? उनका कानून। हाँ, ये विचार कि कानून तर्क पर आधारित होना चाहिए और ये साम्राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति पर, चाहे वो कहीं भी हो, एक समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक वो दोषी साबित न हो जाए, जैसा सिद्धांत सीधे रोमन कानून से आया है। अच्छा। आज दुनिया के कई देशों के कानूनी सिस्टम की बुनियाद वहीं से जुड़ी है। तो जैसे जैसे रोमन साम्राज्य की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ रही थी, एक नई तरह की ताकत पूरी यूरोप में फैल रही थी, जो तलवार से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ी थी। यहाँ हम ईसाई धर्म और इस्लाम के उदय की बात कर रहे हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य बाहरी आक्रमणों से टूट रहा था, तो इस सारी चर्च एक ऐसी संस्था बनकर उभरी जिसने समाज को एक तरह का ढांचा और स्थिरता दी। अच्छा। उसने रोमन प्रशासन की कई चीजों को अपनाया और ज्ञान विज्ञान को मठों में जीवित रखा। और फिर 7वीं शताब्दी में दुनिया ने इस्लाम का उदय देखा, जो अरब प्रायद्वीप से शुरू होकर बिजली की तेजी से स्पेन से लेकर भारत तक फैल गया। यहाँ जो बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक सैन्य या धार्मिक विस्तार नहीं था। तो फिर क्या था? यह एक महान बौद्धिक क्रांति का दौर भी था, जब यूरोप को अक्सर अंधकार युग या डार्क एजेस कहा जाता है। उस समय बगदाद, दमिश्क और कॉर्डोबा जैसे शहर ज्ञान विज्ञान के सबसे बड़े केंद्र थे। तो ये कहना कि यूरोप उस समय सो रहा था पूरी तरह से सही नहीं होगा। नहीं, दुनिया का बौद्धिक केंद्र कहीं और शिफ्ट हो गया था। बिल्कुल। अरब और फारसी विद्वान यूनानी दार्शनिकों जैसे अरस्तु और प्लेटो के काम का अनुवाद कर रहे थे, जिन्हें यूरोप भूल चुका था। उन्होंने गणित में नई खोजें की। आज हम जिसे एल्जिब्रा कहते हैं, ये नाम भी फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी की किताब किताबुल जब्र से आया है। अच्छा। उन्होंने चिकित्सा, खगोल विज्ञान
और दर्शन में जो काम किया उसने बाद में यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसां की नींव रखी। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो इस्लाम का प्रभाव सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसने ज्ञान की मशाल को उस वक्त जलाए रखा जब वो यूरोप में बुझने की कगार पर थी। हाँ। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, मध्यकालीन यूरोप। जी। यहाँ दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, सामंतवाद और क्रूसेड्स। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म सुनने में ही बड़ा पिछड़ा हुआ और स्थिर सा लगता है। और ये था भी। ये जमीन पर आधारित एक सामाजिक पिरामिड था। सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे बड़े सामंत, फिर छोटे सामंत और शूरवीर, और सबसे नीचे किसान जो जमीन पर काम करते थे। हाँ, ये व्यवस्था स्थिरता तो देती थी क्योंकि हर किसी को अपनी जगह और अपनी जिम्मेदारियां पता थीं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो अराजकता फैली थी उससे बचने का ये एक तरीका था। लेकिन इसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो किसान पैदा हुआ वो किसान ही मरता था। हाँ, सामाजिक गतिशीलता लगभग शून्य थी। और इसी स्थिर दुनिया में एक बड़ी हलचल हुई, क्रूसेड्स यानी धर्मयुद्ध। हाँ, ये यरूशलेम को आजाद कराने के लिए ईसाई यूरोप और मुस्लिम दुनिया के बीच हुए युद्ध थे। और इन्हें अक्सर सिर्फ धार्मिक कट्टरता के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन क्या इनका कोई और प्रभाव भी था? बहुत गहरा प्रभाव था। और ये अनपेक्षित था। कैसे? जब यूरोप के सैनिक और व्यापारी पूरब की दुनिया में पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मसाले, रेशम, चीनी जैसी चीजें देखी जिनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। लेकिन चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे विचार। हाँ, बिल्कुल। किस तरह के विचार? वे अपने साथ अरबी अंक लेकर लौटे, जिनसे हिसाब किताब करना रोमन अंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। अच्छा। वे अपने साथ यूनानी दार्शनिकों के वो ग्रंथ लेकर लौटे जिन्हें अरबी में सहेज कर रखा गया था। इस टकराव से पैदा हुए व्यापार और विचारों के आदान प्रदान ने यूरोप की बंद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया। इसने सामंतवाद की जड़ों को कमजोर किया और शहरों के विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया। हाँ, विडंबना देखिए, जिन युद्धों का मकसद धर्म की रक्षा करना था उन्होंने ही यूरोप में एक नए, ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और व्यावसायिक युग की शुरुआत कर दी। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात साफ होती है, इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता। नहीं, ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचारों की एक यात्रा है जो कभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, कभी सदियों के लिए खो जाते हैं और फिर अचानक किसी और रूप में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बेहद उलझा हुआ लेकिन मजेदार ताना बाना है। रोम ने यूनान से सीखा, अरब जगत ने यूनान और रोम के ज्ञान को संभाला, और फिर यूरोप ने उसी ज्ञान को लड़ाई और व्यापार के जरिए दोबारा हासिल करके अपने पुनर्जागरण की शुरुआत की। एकदम सही। कोई भी सभ्यता अपने आप में अकेली नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब सुनने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। बताइए। जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हमने मिस्र, यूनान, रोम और मध्यकालीन यूरोप की सभ्यताओं की बात की। हाँ। हम उन्हें सभ्यता कहते हैं। हाँ। लेकिन क्या सभ्यता की कोई एक परिभाषा हो सकती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि एथेंस की सभ्यता का मतलब था बौद्धिक आजादी, तो स्पार्टा के लिए उसका मतलब था सैन्य अनुशासन। रोम के लिए ये कानून का राज था, तो मध्यकालीन यूरोप के लिए ये ईसाई धर्म पर आधारित समाज था। सही है। तो क्या सभ्यता कोई मंजिल है जहां हम पहुंचते हैं, या ये बस एक लगातार चलने वाली बहस है कि हमें एक साथ कैसे रहना चाहिए? शायद इतिहास की असली कहानी उस सही जवाब को खोजने की नहीं, बल्कि उस सवाल को बार बार पूछते रहने की है।